झारखंड के सियासी उठापटक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो सोरेन दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसे झारखंड में नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद माना जा रहा है। तो बड़ी खबर यह कि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। अभी तक विधायकों को रायपुर के होटल में रखा गया था, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, दोबारा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। तो ये बड़ी हलचल, ये बड़ी खबर झारखंड सरकार से जुड़ी हुई। सियासी उठापटक के बीच ये बड़ा दांव, नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है हेमंत सोरेन द्वारा। इसमें बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं। इस्तीफे के बाद ये दावा पेश किया जा सकता है कि वो दोबारा सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम आज का है, जब शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस्तीफा देंगे, दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, इसके पीछे मंशा क्या है, क्या वजह हो सकती है बड़ी? देखिए, बिल्कुल मंशा साफ है, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस को लेकर जो रिकमेंडेशन चुनाव आयोग ने राज्यपाल के पास भेजी है, अभी तक उस पर राज्यपाल ने फैसला नहीं लिया है, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द करने का। तो अगर वो इस्तीफा देते हैं और दोबारा सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे, तो जो पिछला जो खनन मामले में वो फंसे थे, उससे उनको राहत मिल सकती है। वो एक तरीके के उन्होंने लीगल टैक्टिक्स करके ये इससे बचना चाहते हैं। कहीं उनको ये डर है कि राज्यपाल ये ना कह दे कि वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि जो बचा हुआ उनका टर्म है विधानसभा का, उसके लिए वो उपचुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए वो पहले इस्तीफा देना चाहते हैं और फिर दोबारा सरकार बनाने का अपना दावा पेश करते हैं। ऐसे में वो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और दूसरा, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो उससे जो है बाहर भी आ जाएंगे और मुख्यमंत्री तो वो रहेंगे। यानी कि जो संकट खड़ा हो सकता था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी तोड़ जो है वो हेमंत सोरेन ने ये निकाली है कि वो अपनी सदस्यता से से इस्तीफा देंगे और कैबिनेट लौटेंगे आपके पास। इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर ओवैसी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला किया है। ओवैसी दरअसल इसे छोटा एनआरसी करार दिया। उन्होंने पूछा कि जब सरकार मदरसों को मदद नहीं करती है तो फिर दखल क्यों दे रही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर यह हंगामा। अब ओवैसी ने निशाना साधा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उन्होंने इसे छोटे एनआरसी की तरह बताया। की सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है, तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं, जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड है, वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है, बल्कि छोटा एनआरसी है। ये क्यों रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज कर नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में, वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? नहीं आप क्यों जानकारी करेंगे आप?
क्या आपके सामने नहीं, आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहां पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकॉग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफियर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफियर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है, आप ये छोटा एनआरसी है मैं तो कहूंगा। ये इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री का क्या कुछ कहना है, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार अब उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। आखिर इसकी पीछे मंशा क्या है, ये बात करने के लिए हमारे साथ में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी बताइए, जिस तरीके से ये पूरा आपने जो खाका तैयार किया है, सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, सर्वे की जरूरत इसलिए है कि हमको योगी सरकार ने जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वादा किया कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में हम अपने मुस्लिम यूथ को देंगे, उसके लिए मदरसा बोर्ड पूरे प्रदेश भर में लगातार पूरे इफेक्टिव वे में काम कर रहा है। आज योगी सरकार में मदरसों को आधुनिकीकरण बनाया है। मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान लेकर जीवन में आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से अब इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहां पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहां पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए। इसके लिए क्या सा समय सीमा आपने तय की है, क्योंकि आप जिलाधिकारी को ये आपके शासन तक रिपोर्ट भेजनी है, इसका क्रम क्या होगा? देखिए, इसमें अभी 10 सितंबर तक टीमें गठित होंगी और वो टीम अक्टूबर तक 5 अक्टूबर तक जो है अपनी रिपोर्ट जो है जो जिले की टीम है वो डीएम को भेजेगी और डीएम 25 अक्टूबर तक शासन को भेजेंगे। तो हमारा मंशा है कि स्टेप बाय स्टेप हम ये रिपोर्ट मंगा के एक पूरा ओवरऑल सर्वे। झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। झारखंड के सत्ताधारी दल के विधायक छत्तीसगढ़ के एक रिजॉर्ट में टिके हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में झारखंड के विधायकों की खातेदारी पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने। ये स्वागत तो मैंने आज तक नहीं देखा कि सरकारी गाड़ी में विदेशी महंगी शराब लाके और पूरा के पूरा गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो जाती है मेफेयर के सामने। तो ऐसा लगता है कि शराब, मुर्गे और बाकी विषय की तैयारी उस राज्य में, जिस राज्य में आज डीए के लिए 5 लाख कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में बैठे हैं, दैनिक वेतन भोगी लाखों कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनके लिए पैसे नहीं है भूपेश जी के पास, पर इनके लिए और विधायकों के लिए शराब और बाकी सारी व्यवस्था करने की चिंता है। महंगे होटल में जहाँ 30-40 हज़ार रुपया रोज का उनका किराया है। ये स्थिति मुझे लगता है कि वो विश्वसनीयता का प्रश्न सब उनके सबके सामने है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।